दुनिया तेजी से आगे जा रही है, पुराने दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और नए नए ब्लॉक्स तश्कील पा रहे हैं। बड़ी खबर है, भारत चीन के बीच एलएसी पर बड़ा समझौता, भारत चीन के बीच फिर से शुरू होगी पेट्रोलिंग। ऐसे में पाकिस्तान जो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए पड़ोसी ममालिक की तिजारत किस हद तक जरूरी है इसका कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अफसोस कि हम पड़ोसी ममालिक से भी तिजारत नहीं कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक समझौते की खबर है। Potential meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the BRICS summit in Russia. Because इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर होती जा रही है, इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बढ़ के जो चीज है कि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। हम कहाँ खड़े हैं? पहली बात तो यह है कि हम हैं कहाँ, हम हैं कौन। नरेंद्र मोदी की और एर्दोगान की मुलाकात सुनने में आ रहा है कि दे आर प्लानिंग, और ये एक बायलैटरल मुलाकात होगी। ये है देख के चंद दाने, पूरा प्रोग्राम रखो, हम कहाँ खड़े हैं। हमारी तो टांगे ही नहीं है, खड़े कहाँ हैं। फिर मैं आपको समझाऊंगा हम कहाँ लेटे हैं। तो अजीत दोवल साहब को ले आए कि अब नई पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में बनाई जाए, तो वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, मैं समझता हूँ, इस इत्तेहाद में शामिल होने की जिसको भारत ने विटो किया था। फिर भी शर्म नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। ये जो जारी बात है, वहां पे एर्दोगान जो है वो रिक्वेस्ट करेगा पीएम मोदी से। ये चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन अगर आपको याद हो कि रिसेंटली जब यूएन जनरल असेंबली में टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कश्मीर के मसले को डिस्कस ना किया, और कहा जाता है 2019 के बाद जब से कश्मीर का मसला जब इंडिया ने 370-35 रिवोक किया, तब से जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा था, इस आलम इस्लाम में कोशिश कर रहा था, तो टर्किश प्रेसिडेंट हमेशा डिस्कस किया करते थे, लेकिन यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। यही वजह सुनने में आ रही है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुलाकात करेंगे रजब तैयब एर्दोगान से कज़ान के अंदर, रशिया के अंदर, जहां पे G20 की मुलाकात हो रही है। आपको पता है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि जो ब्रिक्स है इट्स नॉट एंटी वेस्ट, इट्स नॉन वेस्टर्न ग्रुप। सो वो कह रहे हैं कि हम एंटी वेस्ट नहीं है, ताकि लोगों को मजीद, वो ममालिक को मजीद लेके आना चाहते हैं इसके अंदर। बहरहाल पाकिस्तान के लिए इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ सेंस कि अगर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो भी साइलेंट हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि इंडिया जो है वो समझता है कि वो अब कॉन्फिडेंट है। ठीक है जी। मुझे ज़ाती तौर पे जो मैंने चीज़ महसूस की कि जब एससीओ की समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का जिक्र ना किया, तो मैंने इस पे जो कमेंट किया था, मैंने यही कहा था कि इट्स बिकॉज कि इंडिया पाकिस्तान के जो बायलैटरल मसले हैं वो एक मल्टीलैटरल फोरम में डिस्कस नहीं हो सकते। लेकिन अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान जो है उसने, कई लोग कहते हैं जी कि हमने गुडविल जेस्चर दिया, कई लोग कहते हैं कि हमने थोड़ा पीछे हट गए, बैक ऑफ कर गए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो गज़ा के अंदर सिचुएशन है या बाकी ममालिक के अंदर जो इस वक्त यूक्रेन की सिचुएशन है, जो टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है वो कश्मीर को या इंडिया पाकिस्तान को नहीं दी जा रही, वो सिचुएशन को दी जा रही थी। सो पाकिस्तान ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते ये कहा है कि अगर किसी मुल्क ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया तो दैट इज़ कोई इसकी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा जो यूनाइटेड नेशंस है वहाँ पे एक ओआईसी का कॉन्टैक्ट ग्रुप है, वहाँ पे हमेशा जो है मुलाकात होती है और कश्मीर का जिक्र होता है। टर्की उसमें पार्टिसिपेट करता है, टर्की हमेशा कश्मीर के मसले को अपहोल्ड करता है, और ओआईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप जो कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है। और ये जो है क्योंकि पाकिस्तान बायलैटरली इस मसले को हल करता रहा है, तो ये बात करता रहा टर्किश हुकूमत के साथ। सो दिस इज़ व्हाट दे आर कंसिडरिंग। नो क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया, जो कि आप समझ लें कि जिसके हिस्टोरिकल रिलेशन जो हैं बहुत, अगर आप जाएं 1920 में तक जाते हैं, इंडिया कहता है कि हमारे कल्चरल कनेक्शंस हैं, मुग़ल एम्पायर जब थी, लेकिन जो फॉर्मल ताल्लुकात जो बने वो तो 1948 में ही बने थे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि विद एवरी पासिंग डे
पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो कश्मीर के हवाले से वो कम होती जा रही है। किसी इस्लामिक मुल्क ने, किसी ओआईसी के कंट्री ने कश्मीर के मसले को डिस्कस नहीं किया, बिकॉज इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर होती जा रही है। इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बढ़ के जो चीज़ है कि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। सो जब ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे आप एंटी इंडिया लगे रहेंगे तो जाहिर बात है इंडियंस तो उससे खुश नहीं होंगे। सो आपको पता है जो ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उन्होंने इसको एक्सपैंड करने का फैसला किया। सो दैट इज़ वाई इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड आई थिंक सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। अब देखें ये जो कज़ान के अंदर 22 से 24 अक्टूबर को हो रही है। सो एक तो आपको पता है मैं कॉन्टीन्यूसली आपको इस चीज़ बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जानबूझ के डेलिब्रेटली चाइनीज लेड इनिशिएटिव इन शेप ऑफ एससीओ को डिस्करेज करते हैं, इग्नोर करते हैं, डाउन प्ले करते हैं ताकि वो वेस्ट को ये तासर दे सकें जिसे वो कहते हैं ना कि हम जनाब हम चाइना के खिलाफ हैं और आप हमारे साथ खड़े हों, हम आपके साथ खड़े हों, वो ये तासुर देना चाहते हैं। अब कज़ान के अंदर जो मुलाकात होगी, ठीक है जी, उसके अंदर ठीक है नरेंद्र मोदी की और एर्दोगान की मुलाकात सुनने में आ रहा है कि दे आर प्लानिंग, और ये एक बायलैटरल मुलाकात होगी। जैसे रशियन प्रेसिडेंट जो है वो तकरीबन 17 बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं, 17 बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं। और ये जो जारी बात है वहाँ पे एर्दोगान जो है वो रिक्वेस्ट करेगा पीएम मोदी से कि आप हमारी मदद करें, हमें उसको बनाने में, मेंबर बनाने में ब्रिक्स का। देखें ये होती है जहाँ पे आप देखें यहाँ पे आके पाकिस्तान जो है वो इररेलेवेंट हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ तक आए हो तो इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने इतना वीडियो देख लिया। ये पाकिस्तानी तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल लेवल पे कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल देखा जाए तो भारत एक ऐसा कंट्री है जो किसी भी पक्ष को चुनता नहीं है। दरअसल आपने खुद ने देखा होगा कि भारत ने हमेशा ब्रिक्स के अंदर भी अपनी साझेदारी निभाई है, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत क्वाड के अंदर भी अपनी जमकर साझेदारी निभा रहा है। तो ऐसे में कहाँ परेशानियां खड़ी हो जाती है जब भारत के न जाने कितने ही दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बढ़िया आपने अभी कुछ दिनों के अंदर डेवलपमेंट हुई जो देखा ही होगा, जिसमें कनाडा और यूएसए ने अपनी दोगलापंथी भारत को दिखा दी है। खालिस्तानी, देखिए मैं खालिस्तान को तो मानता ही नहीं हूँ, तो ऐसा कोई कंट्री अगर होती नहीं है तो हम खालिस्तान का नाम नहीं लेंगे। हम निज्जर को अब एक कैनेडियन टेररिस्ट कहेंगे कि एक कैनेडियन टेररिस्ट है जो निज्जर, जिसको लेकर कनाडा भारत को ब्लेम कर रहा है। तो दूसरी तरफ यूएसए टेररिस्ट है, क्या नाम उसका, पन्नू, जो कि भारत को लेकर यूएसए आपके सीआईए एजेंट भारत के रो ऑफिसर्स के पीछे पड़ गए हैं। यहाँ चीज दिखा दी है कि यूएसए और कनाडा किस लेवल पे भारत के साथ है। खैर कनाडा से तो भारत के से रिलेशन कुछ खास है नहीं, लेकिन यूएसए ने यहाँ अपनी दोगलापंथी दिखा दी है। तो इसको लेकर भारत और भी ज्यादा सटीक हो जाती है कि उसकी रशिया के साथ अपनी साझेदारी को प्रॉपरली रखा जाए। अगर चाइना के साथ भारत के संबंध सुधरते हैं तो उस परिस्थिति में बहुत ही बेहतर चरम पे भारत की रणनीति पहुंच सकती है, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन खुलकर साबित होगा। लेकिन यूएसए को पता है कि चाइना के साथ भारत की अनबन बन रही है, उसका यूएसए फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भारत ने भी कह दिया कि हम किसी वेस्ट के साथ नहीं है, हम एक ऐसे अलाय में हैं जो वेस्ट के अगेंस्ट नहीं जबकि वेस्ट के साथ है। भारत की रणनीति खास तौर पर चल रही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का अलग ही रोग है। ये पाकिस्तानी क्यों जियोपॉलिटिकल लेवल पे खुद को बताने का प्रयास करते हैं, जियोपॉलिटिकल लेवल पे एक शुद्ध भिखारी घोषित हो चुके हैं। न इनके देश की कोई साझेदारी है वर्ल्ड मैप में, ये ओनली टेररिस्ट एक्सपोर्ट करते हैं और उसमें भी उछलते हैं। खैर ये जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। जो भी आपको इसमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।